दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। आज शनिवार का दिन है और शनिवार की शाम ठीक 8:30 बजे हम लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ, जिसमें प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ करके हमें साहित्य से जोड़ते हैं, पुस्तकों से जोड़ते हैं, किताबों से जोड़ते हैं और प्रति शनिवार चुनिंदा चयनित 2 किताबों पर वे चर्चा करते हैं। और आज भी 2 चयनित किताबों के साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। इससे पहले कि आप प्रोफेसर जी से जुड़ें, मैं चाहूँगा कि यदि आप फेसबुक पर हैं, तो पेज को लाइक और शेयर कर लें। यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं, ताकि साहित्य प्रेमियों तक, किताब प्रेमियों तक आज का ये कार्यक्रम पहुंच सके। तो आइए सीधे जोड़ रहा हूं मैं आपको आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ में। आदरणीय सर, स्वागत है आपका द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम टीएनबी किताब शनिवार की। बहुत बहुत धन्यवाद रवि। और जैसा कि आपने कहा कि हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम लोग 2 पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। और आज जो दोनों पुस्तकें हैं वो आलोचना की पुस्तकें हैं, लेकिन महत्व यह है कि हिंदी कथा साहित्य के 2 शिखर व्यक्तित्व प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु पर केंद्रित ये पुस्तकें हैं। पहली किताब जो है वो सोजे वतन, जिसका नाम पाठकों ने बहुत बार सुना होगा। प्रेमचंद की बहुत चर्चित किताब सोजे वतन, जिसके बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ये किताब जाहिर है कि तब उपलब्ध नहीं रह गई थी लोगों के लिए, अब उपलब्ध है। डॉक्टर प्रदीप जैन की यह किताब है। डॉक्टर प्रदीप जैन प्रेमचंद के अध्येता हैं। हिंदी के में कुछ लोग जिन्होंने प्रेमचंद पर काफ़ी काम किया है, शोधपरक कार्य किया है, उनमें से एक हैं डॉक्टर प्रदीप जैन। तो उनकी एक किताब है। थोड़ी सी बातचीत हम लोग इस पर करेंगे। अ, अच्छी कहानियाँ इस संग्रह में थीं, आज़ादी की लड़ाई के दौर की। एक तरह से उनमें कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जिनको लेकर हम लोग बार-बार प्रेमचंद को याद करते हैं। और जो दूसरी किताब आज की है वो ये फणीश्वर नाथ रेणु पर केंद्रित आलोचना की पुस्तक है। इसे डॉक्टर संजीव कुमार और डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा ने संपादित किया है। और मूल रूप से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो पर्चे पढ़े गए थे, जो पेपर पढ़े गए थे, उनको ठीक ढंग से सुसंपादित करके यह पुस्तक तैयार की गई है। और एक पूरी योजना है इस पुस्तक में, इसलिए भी इस पुस्तक का महत्व है और यही कारण है कि मैंने इसे चुना है। प्रेमचंद और फणीश्वर नाथ रेणु दोनों विश्वविद्यालयों में हर जगह पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। कॉलेजेस में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। विद्यार्थियों को प्रेमचंद पर भी सामग्री की ज़रूरत रहती है, रेणु पर भी सामग्री की ज़रूरत रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि नई सामग्री अगर आए, नए दृष्टिकोण से लिखी हुई कोई चीज़ आए, तो वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रेमचंद पर विपुल लेखन हुआ है, हजारों किताबें हैं प्रेमचंद के साहित्य का विश्लेषण करती हुई, प्रेमचंद पर बात करती हुई। फणीश्वर नाथ रेणु पर भी सैकड़ों पुस्तकें हैं जो उनके साहित्य का गहन विश्लेषण करती हैं। लेकिन समय समय पर नई किताबें आती रहती हैं, वो प्रेमचंद के बारे में हो, रेणु के बारे में हो, निराला के बारे में हो, महादेवी वर्मा के बारे में हो। और ये किताबें बताती हैं कि कैसे ये लेखक लगातार प्रासंगिक बने हुए हैं, कैसे अ, इन लेखकों की ज़रूरत हमारे समाज को बनी हुई है, हमारे साहित्य को बनी हुई है। हम इनकी उपेक्षा करके कोई बात
नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इन लेखकों के साथ, यानी प्रेमचंद को छोड़कर आप क्या बात करेंगे हिंदी कथा साहित्य में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग आ गए हैं प्रेमचंद के बाद। उन्होंने विपुल लेखन किया है, हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध किया है, लेकिन यह भी सही है कि प्रेमचंद के बिना बात नहीं हो सकती। प्रेमचंद के क्रम में ही ये सारी बातचीत होती है और प्रेमचंद का बहुत सारा अनुपलब्ध रहा, बहुत सारे लोगों ने उस पर काम किया। कमल किशोर गोयनका जी ने बहुत काम किया है, प्रदीप जैन ने काम किया, वीर भारत तलवार ने काम किया, अलग-अलग लोगों ने काम किया और अलग-अलग विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों ने प्रेमचंद पर काम किया। इससे प्रेमचंद की जो सृजनात्मक शक्ति है उसका पता चलता है। ये प्रेमचंद सबके प्रिय हैं क्योंकि वो भारतीय जनमानस को ठीक से समझते हैं। वो भारतीय जो जीवन की संश्लिष्टता है उसको ठीक से समझते हैं। इसलिए प्रेमचंद अपने समय में भी प्रासंगिक थे, हमारे समय में भी प्रासंगिक हैं और शायद आने वाले समयों में भी प्रासंगिक रहें। यह जो किताब जिस पर आज बातचीत होनी है, सोजे वतन, प्रेमचंद की पहली किताब थी जिस पर प्रतिबंध लग गया था। हम ये मानते आए हैं, पढ़ते आए हैं। प्रदीप जैन की यह किताब है, बहुत विस्तार से बात करती है प्रेमचंद के बारे में और इनका निष्कर्ष यह है कि जिस अर्थ में कहा जाता है कि यह किताब ज़ब्त की गई, उस अर्थ में ज़ब्त नहीं की गई थी। ये इनका निष्कर्ष है। हालाँकि जो दस्तावेज़ इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उससे पता चलता है कि इस किताब की उपलब्धता तो नहीं ही रह गई थी। ये अपना भाषा मैंने इस किताब को इसलिए चुना क्योंकि ये बहुत सलीके से मतलब शुरू करते हैं प्रदीप जी, लंबी भूमिका भी लिखी है इन्होंने और जब इसकी शुरुआत करते हैं वो तो सबसे पहले तो पुस्तक का परिचय देते हैं कि सोजे वतन है क्या? तो सोजे वतन का परिचय देते हैं, उसके प्रकाशन काल की बात करते हैं और बहुत सारा जो उस समय का ऐतिहासिक संदर्भ है, उस संदर्भ को इस पुस्तक में उन्होंने शामिल किया है। अ, भारत में जो किताबें ज़ब्त की गईं, उन पर भी एक अध्याय लिखा है इन्होंने इतिवृत्त करके और एक लेख इसमें ऐसा भी है जो थोड़ा-सा मतलब क्या है कि कई बार इसके कुछ शीर्षक जो है चौंकाऊ किस्म के हैं और अ, वो ध्यान खींचते हैं। हालाँकि प्रदीप जैन ने जो श्रम किया है मैं उसका सम्मान करता हूँ और बहुत श्रम से ये किताब लिखी है उन्होंने। तो प्रेमचंद के फर्जी नाम और फर्जी प्रेमचंद, फिर सोजे वतन पर सरकारी कार्रवाई कब, क्यों और क्या, सोजे वतन, ज़ब्ती की सच्चाई जिसके किताब का नाम जो रखा है इन्होंने, एक अध्याय है वो, प्रेमचंद पर आरोपित प्रतिबंधों का क्या परिणाम हुआ, इस पर एक चीज़ है और फिर जो है इन्होंने जो 5 कहानियाँ हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर, यही मेरा वतन है, सिलाए मातम, इन कहानियों का पाठ प्रस्तुत किया है। परिशिष्ट में प्रेमचंद का सर्विस बुक इन्होंने रखा है। सोजे वतन पे जो कार्रवाई की गई उसकी पत्रावली प्रस्तुत की है और प्रधानाध्यापक जो नॉर्मल स्कूल गोरखपुर के थे प्रेमचंद का जो पत्र है उससे संबंधित चीज़ों को इन्होंने इस पुस्तक में शामिल किया है और क्रमशः जो विवेचन किया है शोधपरक पुस्तक है तो बहुत सारे दस्तावेज परिश्रम पूर्वक प्रदीप जैन ने इकट्ठा किए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि जिस अर्थ में ये कहा जाता है कि किताब ज़ब्त की गई, उस अर्थ में वो ज़ब्त नहीं की गई थी। महत्व इस बात का नहीं है कि उस अर्थ में ज़ब्त की गई या नहीं की गई। ये सही है कि यह किताब उस समय पाठकों के लिए उपलब्ध नहीं रह गई थी। अ, जिस उद्देश्य से प्रेमचंद ने लिखा था कि वो हिंदी पढ़ने वाले उर्दू में किताब थी पढ़ने वाले लोगों के पास वो किताब पहुंच जाए सब तक और लोग इसे पढ़ें, उनका वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया था। क्योंकि प्रेमचंद जो बहुत बाद में हम लोग उनके व्याख्यान से व्याख्यायित करते हैं, प्रेमचंद अपने आरंभ से यह मानते थे कि लेखन का उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। लेखन का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई किस्सा कहानी पढ़े और फिर चादर तान कर सो जाए। वो चेतना जागृति का माध्यम मानते थे साहित्य को। एक कलात्मक विधा तो है कहानी,
उपन्यास, तो कलात्मक विधा के साथ-साथ उनको एक समाज बदलने का औज़ार मानते थे प्रेमचंद साहित्य को। उनको लगता था कि साहित्य जब मन और मस्तिष्क को बदल देता है तो चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। नियम कायदों से चीज़ें उतनी नहीं बदलती जितना चित्त के बदलने से बदल जाती हैं, मस्तिष्क के बदलने से बदल जाती हैं। तो प्रेमचंद इस बात को जानते थे और इस बात को उन्होंने बराबर रेखांकित किया। इसलिए प्रेमचंद के पूरे लेखन में आपको अ, हल्की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी कि लगे कि बस लिखने के लिए लिख दिया प्रेमचंद ने। एक गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक दायित्वबोध प्रेमचंद के लेखन में है। एक गहरा राष्ट्रीय भावना का बोध प्रेमचंद के लेखन में है। लगातार औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लिख रहे थे। नौकरी छोड़ दी प्रेमचंद ने। ये कोई मामूली बात नहीं। एक निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति के लिए कोई छोटी बात नहीं है। स्वाधीनता उनके जीवन और साहित्य दोनों के केंद्र में है। स्वाधीनता एक तरह से उनके लिए एक बड़ा जीवन मूल्य था और उसी जीवन मूल्य के तहत उन्होंने जब लेखन शुरू किया तो सोजे वतन की कहानियां आई थी। वो कहानियां अब उपलब्ध हैं। आज जब हम उन कहानियों को पढ़ते हैं तो उनके भीतर जो विन्यस्त चेतना है उसको महसूस करते हैं। तब ये पता चलता है कि क्यों उस दौर का शासन इन कहानियों से घबराया होगा, क्यों उस दौर के शासन को लगा होगा कि ये कहानियां आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हुई। तो इस किताब का एक सबसे सुखद पक्ष ये है कि वो कहानियाँ भी इसमें शामिल हैं। प्रदीप जी का अपना विश्लेषण शामिल है और विश्लेषण से सहमत या असहमति अपनी जगह है। लेकिन यदि एक व्यक्ति काम करे, शोध करे, चीज़ों को इकट्ठा करे, तो अकादमिक दुनिया में उसका स्वागत होना चाहिए, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हम असहमत हैं, इसलिए किसी चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे, यह एक खतरनाक दृष्टिकोण है। मैं अ, इस में जो कई तथ्य हैं उनसे उस तरह सहमत नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि यह किताब प्रेमचंद के पाठकों को, अध्येताओं को ज़रूर पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए। एक व्यक्ति लगातार लाइब्रेरियों की धूल छाँटते हुए तमाम संग्रहालयों की धूल छाँटते हुए, दफ्तरों की धूल छाँटते हुए कैसे चीज़ों को इकट्ठा करता है, कैसे अपना जीवन लगा देता है। अ, ये जानने की चीज़ है और ये सम्मान का मामला है। ये ऐसी किताबें ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं लिखी जा सकती हैं। उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो प्रदीप जैन ने यह काम किया है। तो यह किताब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए, ख़ास करके उन लोगों को जो लोग प्रेमचंद के गहरे अध्येता हैं और जो लोग प्रेमचंद के साहित्य को प्रेम करते हैं, वो इन कहानियों के लिए भी इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज मुझे लग रहा था कि मैं इसका ज़िक्र करूँ, इसकी बात करूँ, कुछ दिखाऊँ आप लोगों को। देखिए ये दस्तावेज़ किस पे इकट्ठे किए गए हैं। सर्विस बुक का मामला है। कैसे तमाम चीज़ें जो चिट्ठियाँ वगैरह हैं उनको इकट्ठा किया है। उनका फिर से टाइपिंग भी कराई है मैंने उससे उठा करके ताकि आसानी से इसे पढ़ा जा सके, समझा जा सके। तो बहुत श्रमसाध्य कार्य है, सारी चीज़ें हैं इसमें। ज़ाहिर है कि ये दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में है। उस दौर पर में जो भाषा थी वो अंग्रेज़ी थी और उर्दू 2 भाषाओं में काम होता था। तो ये उन दोनों भाषाओं में चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ हैं। तो ये अभी एक काम की चीज़ है कि अपने एक महान लेखक, साहित्यकार से जुड़ी कुछ चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यह पुस्तक सोजे वतन ज़ब्ती की सच्चाई, अ, आज की चर्चा इसके लिए थी। मैंने चुना था जो दूसरी किताब फणीश्वर नाथ रेणु है। प्रेमचंद के बाद हिंदी कथा साहित्य को जिन लोगों ने गतिशील बनाया, जिन लोगों ने उसे सर्वथा नई ऊंचाई दी, फणीश्वर नाथ रेणु का नाम उसमें बहुत ऊपर है। अ, प्रेमचंद के जो सपने थे किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, स्त्रियों को लेकर, भारतीय समाज की उन सपनों एक सर्वथा नई पृथ्वी प्रदान की फणीश्वर नाथ रेणु ने। आज़ादी के बाद के भारत
को देखना और समझना हो तो उनकी कहानियाँ और उनके उपन्यास बहुत विश्वसनीय सामग्री है। जिस तरह आज़ादी के पहले के समाज को, राजनीति को, तमाम परिस्थितियों को समझने के लिए प्रेमचंद का साहित्य विश्वसनीय सामग्री है, उसी तरह स्वतंत्रता के बाद की स्थितियों को, तुरंत बाद की स्थितियों को समझने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु बहुत विश्वसनीय व्यक्ति हैं। और एक ऐसा लेखक जो जिस विचारधारा में यकीन करता है उसकी भी समीक्षा करने से नहीं चूकता। एक गहरी ईमानदारी फणीश्वर नाथ रेणु के लेखन में है, विचारों में है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यह जो किताब है उनका मूल्यांकन करने वाली किताब है, जिसे संजीव कुमार जी ने और मनीष कुमार मिश्रा ने बहुत परिश्रम पूर्वक तैयार किया है। बहुत अ, एक तरह से कह सकते हैं कि गहरी संलग्नता इस किताब के संयोजन में दिखाई देती है। और कई तो इसमें बिल्कुल ऐसे लोगों के आलेख हैं जो अभी युवा हैं या उस तरह साहित्यिक दुनिया में बहुत चर्चित नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सुसंगत आलेख लिखा है अ, फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य पर, उनके किसी न किसी एक पक्ष को लेकर के। मतलब कई नाम इसमें मिलेंगे आपको जिनको लगेगा कि नहीं है। अ, जैसे इसमें एक बहुत अच्छा लेख है डॉक्टर कृपा किंजलकम का। बहुत ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं और नए ढंग से सोचने समझने वाले युवा हैं, व्यक्ति हैं। तो इसमें लोक मिथ का तल्ख यथार्थ, मैला आंचल का समाज बोध, बहुत अच्छा आलेख है ये। और मुझे लगता है कि इस तरह के आलेखों की ज़रूरत है। अ, आंचलिकता वगैरह को लेकर के तो बहुत विचार हुआ है, उस तरह के लेख भी इसमें हैं और कुछ नया जोड़ने वाले लेख हैं। कुछ कहानियों का विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। संपादकों के जो आलेख हैं इसमें, मनीष जी का जो आलेख है फणीश्वर नाथ रेणु जन्मशती के बहाने, और क्या कहते हैं, संजीव जी ने बहुत ठीक ढंग से अपनी बात रखी है इस किताब में। तो ये कई चीज़ें हैं जो रेणु के महाकाव्यात्मक उपन्यास परती परिकथा में लोक संस्कृति अ, एक निबंध है इसमें। तो कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसका जब सबसे मुझे अच्छा लगा, इस किताब को मैंने चर्चा के लिए इसलिए चुना कि यह ऐसे एकेडमिशियंस या ऐसे आलोचकों के द्वारा लिखे गए आलेख हैं जिन्हें हिंदी समाज कम जानता है। जो एक व्यापक समाज है जिसमें अ, कुछ चर्चित नाम रहते हैं, बहुत से लोग अचर्चित रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के आलेख हैं इसमें। और ये आलेख बताते हैं कि कई बार कुछ लोग जो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं उनका काम रेखांकित नहीं हो पाता है जितना रेखांकित उसे होना चाहिए, जिस ढंग से उसे रेखांकित होना चाहिए। रेणु का जो कंसर्न था, रेणु की जो प्रतिबद्धता थी, रेणु की जो कलात्मकता थी, जो समाज बोध था, जो शिल्प था, जो लोक की समझ थी रेणु के पास, जो भारतीय जाति व्यवस्था की समझ थी और जो उनका विश्लेषण था, जो भाषा थी, इन सभी पक्षों पर बहुत अच्छे ढंग से इन आलोचकों ने, इन अकादमिक लोगों ने विचार किया है। मुझे अच्छा लगा ये। हम लोग बड़े जो चर्चित लोग हैं उनकी किताबें रेणु पर लेकर पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं। उस लिहाज से देखें तो इसमें बहुत नवोन्मेष है। एक मतलब कह सकते हैं कि इनको पढ़ते हुए पुनर्नवा होने का बोध आता है। अच्छा, लगातार ये आलेख जब पढ़े गए होंगे संगोष्ठी में तो वहाँ कुछ बहसें भी हुई होंगी। निश्चित तौर पर उन बहसों का भी कुछ प्रकाश इन आलेखों में ज़रूर आया होगा। तो कई कारणों से इसमें जो संकलित निबंध हैं, वो मुझे महत्वपूर्ण लगे। अ, एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई कि जन्मशती के बहाने रेणु को बहुत ठीक ढंग से याद किया गया पिछले दिनों। दर्जनों पत्रिकाओं ने अपने बड़े अंक निकाले। अ, अ, कई बहुत महत्वपूर्ण किताबें आईं। किसी दिन मैं चर्चा करूँगा उस किताब की भी। मृत्युंजय पांडे की किताब आई, रेणु का भारत।
बहुत अच्छी किताब है। रेणु को लेकर के नए ढंग से लिखी गई वो किताब है, जिसमें रेणु पर तब तक जब वो किताब लिखी जा रही थी उसके पहले उपलब्ध जो भी महत्वपूर्ण और गंभीर सामग्री है, उन सब का हवाला उस किताब में है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। पत्रिकाओं के अंक आए और बहुत अच्छे अंक आए। कलकत्ता से पत्रिका निकली, बिहार के छोटे-छोटे अंचलों से पत्रिका निकली, दिल्ली से निकली, उत्तर प्रदेश से, कई हिस्सों से रेणु को याद किया गया और ये लगा कि हिंदी समाज अपने महान सर्जकों के प्रति गहरी कृतज्ञता का बोध रखता है। एक सामान्य बात हम लोग ये कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि हिंदी समाज अपने लेखकों को याद नहीं करता, लेकिन जिस ढंग से रेणु को याद किया गया, उससे एक बारगी तो ये लगा कि हिंदी समाज उतना कृतघ्न नहीं है, जितना कृतघ्न उसे लोग कहते और बोलते आए हैं। तो यह पुस्तक भी जन्मशती के बहाने रेणु को नए ढंग से, सुसंगत ढंग से याद करने की एक कोशिश है। इसे प्रकाशित किया है प्रलेख प्रकाशन मुंबई ने। और जो दूसरी किताब जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, वो जो है वो छपी है पराग बुक्स से, ताकि आसान रहे ढूँढना और पढ़ना, इसलिए ये संदर्भ है। तो आज मैं थोड़ी संक्षिप्त चर्चा इन किताबों की करना चाहता था। रेणु के बारे में बहुत विस्तार से और बातें हो सकती हैं, प्रेमचंद के बारे में और बातें हो सकती हैं विस्तार से। ये 2 किताबें जो प्रेमचंद के अध्येता हैं वो जो जप्ती की कथा है वो किताब, और जो रेणु के अध्येता हैं वो इस किताब को अगर देखेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें लगेगा कि रेणु को समझने में और प्रेमचंद को समझने में मदद करने वाली ये पुस्तकें हैं। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे और अगले हफ्ते हम फिर 2 नई किताबों के साथ आएंगे। कोशिश रहेगी कि अगले हफ्ते हम 2 सृजनात्मक पुस्तकों के साथ आएँ। इस बार आलोचनात्मक पुस्तकें थी, अगली बार जो सृजनात्मक पुस्तकें होंगी, कविता, कहानी या उपन्यास, किसी विधा की कोई रचना हम चुनेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आज के लिए शुभ रात्रि, और कहीं भी मिलें तो इन किताबों को पढ़िए, कुछ नया मिलेगा। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।